नमस्कार। अपने चल रही थी यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता और अपने पहुंच गए थे पेराक्लीज युग तक। जब ईरान के साथ यूनान का संघर्ष समाप्त हो गया, इसके बाद शुरू होता है पेराक्लीज युग और ये युग चलता है 461 ईसा पूर्व से लेके और 429 ईसा पूर्व तक। पेराक्लीज का एक अन्य नाम भी था और इसे ओलंपियन भी कहा जाता था। ओलंपियन का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बिजली सी चमक हो और बादलों जैसी गर्जना भी हो। तो पेराक्लीज का अन्य नाम ओलंपियन भी था। इसके अलावा इसी पेराक्लीज युग को कहा जाता है यूनान का स्वर्ण युग। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि यूनान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो पेराक्लीज का जो युग था इसे यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस पेराक्लीज युग में अनेक महान कार्य हुए। जैसे अपने बात करें तो एक देवी थी एंथेना। इस एंथेना का एक मंदिर भी बनवाया गया और ये मंदिर था एक्रोपोलिस नामक स्थान पर। और इस एक्रोपोलिस के इस एंथेना के मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति है कांस्य की। एक्रोपोलिस मंदिर में मूर्ति कांस्य की है और इस कांस्य की मूर्ति का निर्माण करवाया था पीडियास ने, खुद किया था इस मूर्ति का निर्माण। एक महान मूर्तिकार था पीडियास, जिसके द्वारा इस एंथेना के मंदिर में ये जो कांस्य की मूर्ति है इस मूर्ति का निर्माण किया गया। तो एंथेना की देवी, जिसे हमने पहले नगर राज्यों का जब निर्माण अपने शुरू किया था इतिहास, उस समय पढ़ा था, इसे नगर की देवी भी कहा जाता है। और इसी एंथेना की देवी के नाम पर जो एथेंस राज्य है, इस एथेंस राज्य का नामकरण भी किया गया था। इसके अलावा बात करें तो इस पेराक्लीज युग में यूनानी दर्शन की शुरुआत होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात थी पेराक्लीज युग की। और इस यूनानी दर्शन की शुरुआत की जाती है थेल्स के द्वारा और इस दर्शन की शुरुआत होती है मिलेट्स नामक स्थान से। एक प्रसिद्ध दार्शनिक था थेल्स और इस थेल्स के द्वारा यूनानी दर्शन की शुरुआत की जाती है मिलेट्स नामक स्थान पर। और इसीलिए थेल्स को यूनानी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। यूनानी दर्शन का जनक इसी थेल्स को कहा जाता है। और मिलेट्स नामक स्थान पर यूनानी दर्शन की शुरुआत होने के कारण यहाँ पर एक स्कूल प्रसिद्ध हुआ था जिसका नाम था मिलेनेशियन स्कूल। और इस मिलेनेशियन स्कूल को कहा जाता है दर्शन स्कूल। यूनानी दर्शन की शुरुआत होती है मिलेट्स नामक स्थान पर, थेल्स द्वारा शुरुआत की गई, इसीलिए थेल्स को यूनानी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। और ये जो मिलेनेशियन स्कूल है इसे यूनान का दर्शन स्कूल भी कहा जाता है। और यूनान में अगर दर्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रचलित हुआ था बुद्धिवादी दर्शन। और यहाँ पर जिस दर्शन की जो एक विचारधारा थी उस विचारधारा को कहा गया था सोफिस्ट विचारधारा। तो पेरिक्लीज युग का ये एक जो स्वर्ण काल था, इस स्वर्ण काल में अनेक कार्य होते हैं। जैसे पेराक्लीज का अन्य नाम ओलंपियन था, स्वर्ण युग कहा गया क्योंकि यहाँ पर एंथेना का मंदिर एक्रोपोलिस नामक स्थान पर बनवाया गया और इस एक्रोपोलिस नामक स्थान पर कांस्य की मूर्ति स्थापित करवाई गई और कांस्य की मूर्ति का निर्माण पीडियास ने करवाया था। इसके अलावा पेरिक्लीज युग में यूनानी दर्शन की शुरुआत होती है थेल्स नामक जनक के द्वारा और मिलेट्स नामक स्थान से इस यूनानी दर्शन की शुरुआत होती है। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो चलता है यूनानी दर्शन। और इस यूनानी दर्शन में अनेक दार्शनिक भी हुए
और इन दार्शनिकों के कारण यूनान का दर्शन एक प्रसिद्धि को प्राप्त भी करता है। तो अपना अगला जो मुख्य बिंदु है वो है यूनानी दर्शन। यूनानी दर्शन, देखिए यूनान में जो दर्शन प्रचलित हुआ वो था बुद्धिवादी दर्शन। और इस बुद्धिवादी दर्शन में जो विचारधारा प्रचलित हुई उसे कहा गया सोफिस्ट विचारधारा। सोफिस्ट का अर्थ होता है ज्ञान का शिक्षक। और इस सोफिस्ट विचारधारा का जनक माना जाता है पाइथागोरस को। वही पाइथागोरस जिसका रेखागणित में एक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो यहाँ की जो यूनानी दर्शन था वो बुद्धिवादी दर्शन था और यहाँ पर एक सोफिस्ट विचारधारा का प्रचलन हुआ। सोफिस्ट का अर्थ होता है ज्ञान का शिक्षक और इस सोफिस्ट विचारधारा का जनक माना जाता है पाइथागोरस को। इसके अलावा यूनानी दर्शन की बात करें तो पहला जो व्यवस्थित दार्शनिक था वो माना जाता है सुकरात को। सुकरात पहला यूनानी व्यवस्थित दार्शनिक था और ये जो सुकरात था इस सोफिस्ट विचारधारा का हमेशा से विरोधी भी था। तो दर्शन के क्षेत्र में अपना एक अलग दर्शन प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है सुकरात को और पहला व्यवस्थित दार्शनिक भी सुकरात को ही माना जाता है। और सुकरात के बाद अनेक दार्शनिक होते हैं जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, तो इन सभी के बारे में। अब सुकरात की बात करें तो इनका जन्म होता है 469 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु होती है 399 ईसा पूर्व में। पहला व्यवस्थित दार्शनिक सुकरात को ही माना जाता है। अब पहली बात तो ये है कि सुकरात सोफिस्ट विचारधारा का विरोधी था। सोफिस्ट विचारधारा का सुकरात हमेशा से विरोधी था और सुकरात के जो विचार थे इन विचारों को संग्रह किया था प्लेटो ने। और प्लेटो ने अपने संवाद, जिन्हें कहा जाता है प्लेटो के संवाद या इनका एक अलग अलग नाम भी है डायलॉग्स, तो इन प्लेटो के संवाद या प्लेटो के जो डायलॉग्स है इनमें सुकरात के विचारों का संग्रह भी किया गया है। इसके अलावा सुकरात एक बात कहता था कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान के आगे ही झुकना चाहिए। इस बात से अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने महान दार्शनिक थे कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान के आगे ही झुकना चाहिए। और सुकरात के जो विचार हैं वो कहीं मूल रूप में तो उपलब्ध है नहीं, बल्कि प्लेटो के जो संवाद या प्लेटो के जो डायलॉग्स है इनमें सुकरात के विचारों का संग्रह किया गया है। तो इसके बाद अगर अपने बात करें प्लेटो नाम आया है तो सुकरात हो गया। सुकरात से पहले सोफिस्ट विचारधारा जिनका जनक माना जाता है पाइथागोरस को। इसके बाद यूनानी दर्शन में नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो भी एक महान दार्शनिक थे यूनान के। यूनानी दर्शन में पहला सुकरात, सुकरात के बाद अपने पढ़ेंगे प्लेटो। प्लेटो का टाइम पीरियड है 427 ईसा पूर्व से 349 ईसा पूर्व। 427 ईसा पूर्व से 349 ईसा पूर्व। और प्लेटो के बचपन का नाम था एरिस्टोक्लीज। यूनान का एक महान दार्शनिक था और इसी कारण प्लेटो को कहा जाता है यूनान का पहला पूर्णतावादी दार्शनिक। यूनान का पहला पूर्णतावादी दार्शनिक प्लेटो को कहा जाता है। अगर ग्रंथों की बात करें तो प्लेटो के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई और ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। पहली पुस्तक की बात करें तो एक पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक। इसके अलावा
प्लेटो की एक दूसरी पुस्तक भी है जिसका नाम है यूटोपिया, और तीसरी एक पुस्तक है जिसका नाम है लॉज फेबियस। जो रिपब्लिक पुस्तक है, इस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है। कि किस प्रकार के राज्य होना चाहिए, राज्य में क्या क्या होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून, ये सारी की सारी बातों का संग्रह रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो ने किया है। इसके बाद यूटोपिया की बात करें तो आदर्श समाज की इसमें कल्पना की गई है। और इसके अलावा एक तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है प्लेटो की जिसका नाम है लॉस फेबियस। इसके अलावा प्लेटो ने आत्मा के 3 पक्ष स्वीकार किए हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है ज्ञानात्मक, दूसरा पक्ष होता है भावात्मक, और तीसरा पक्ष होता है क्रियात्मक। प्लेटो की 3 प्रमुख पुस्तकें, जिसमें पहली है रिपब्लिक, दूसरी यूटोपिया और तीसरी लॉज फेबियस। इसी प्रकार प्लेटो के द्वारा आत्मा के भी 3 पक्ष स्वीकार किए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ये तीनों प्लेटो के द्वारा बताए गए जो प्लेटो दार्शनिक था, अपने दर्शन में इन तीनों बातों का वर्णन किया है। इसके अलावा प्लेटो ने एक शिक्षण संस्थान भी खोली और इस शिक्षण संस्थान का नाम था एकेडमी। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो के द्वारा कौन सी शिक्षण संस्थान खोली गई। तो एकेडमी नामक शिक्षण संस्थाएं खोली गई और इसी शिक्षण संस्थान में प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु ने इसी शिक्षण संस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और इस शिक्षण संस्थान, ये जो एकेडमी थी, इसको खोलने का श्रेय दिया जाता है प्लेटो को। इसके बाद अगर अपने बात करें तो तीसरे नंबर पर एक व्यक्ति आते हैं अरस्तु। यूनानी दर्शन में पहले सुकरात के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, जिनके विचारों का संग्रह प्लेटो ने किया था। इसके बाद प्लेटो के बारे में पढ़ा, इन्हीं के शिष्य थे अरस्तु। तो आगे अरस्तु का अपने विवरण पढ़ लेते हैं। इसके बाद यूनान के अगले महत्वपूर्ण दार्शनिक है अरस्तु। अरस्तु की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। और अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक। राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। और अरस्तु के द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें भी इसी संदर्भ में लिखी जाती है। अरस्तु की जो पुस्तकें थी उनमें पहली पुस्तक थी पॉलिटिक्स, और ये राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरी इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था एथिक्स, और इन 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों को अरस्तु ने लिखा था। इसके बाद जिस प्रकार से प्लेटो ने शिक्षण संस्थाएं एकेडमी खोली थी जिसमें अरस्तु ने अध्ययन किया था, तो कहीं ना कहीं अरस्तु को भी शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए इस बात से प्रेरित होना पड़ा, और अरस्तु ने भी अपनी एक शिक्षण संस्थान खोली। और इस शिक्षण संस्थान को इतनी प्रसिद्धि मिली थी कि इस शिक्षण संस्थान में सिकंदर ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। इस शिक्षण संस्थान का नाम था लाइसियम।
और इसी शिक्षण संस्थान में सिकंदर ने शिक्षा भी प्राप्त की थी। सिकंदर ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो पहले सुकरात, उसके बाद प्लेटो और प्लेटो के बाद अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता। अरस्तु के द्वारा पुस्तकें लिखी गई, एक तो पॉलिटिक्स और एक थी एथिक्स। इसके अलावा लाइसियम नामक शिक्षण संस्थान भी अरस्तु ने खोली थी और इस शिक्षण संस्थान में ही सिकंदर ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये थी यूनानी दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण विचार। पहला सुकरात के बारे में पढ़े, इसके बाद प्लेटो और प्लेटो के बाद अरस्तु। इसके बाद चलते हैं पेरिक्लीज युग के द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इसके बाद है पेरिक्लीज युग के अन्य बिंदु। पहली बात करें तो इसी पेरिक्लीज युग में एथेंस ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, क्योंकि अपने पढ़ा था डेलोस संघ, और इस डेलोस संघ की ओट में एथेंस ने अपनी शक्ति का विस्तार किया था और शक्ति का इतना विस्तार कर लिया कि आसपास के क्षेत्रों पर भी जब अधिकार हो गया तो एथेंस का साम्राज्य विस्तार हो गया। लेकिन अपने पढ़ा था कि इस डेलोस संघ का सदस्य नहीं था स्पार्टा, तो कहीं ना कहीं स्पार्टा और एथेंस के मध्य इसी साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण आपसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी साम्राज्य विस्तार के कारण स्पार्टा से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्पार्टा से तनाव की स्थिति उत्पन्न होने का ये पहला कारण था कि एथेंस ने अपनी डेलोस संघ की आड़ में स्थिति जो बढ़ाई थी उसका यूज वो साम्राज्य विस्तार में कर रहा था। इसके बाद अगला बिंदु देखें तो अपने पढ़ा था कि जो पेरिक्लीज का युग है वो यूनान का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इस युग में मंदिरों का भी निर्माण हुआ और इस मंदिर निर्माण में अपने एक तो पढ़ के आ चुके हैं कि एक एंथेना का मंदिर बनवाया गया और ये मंदिर कहाँ था, एक्रोपोलिस नामक स्थान पर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंदिर बनवाया गया, अपोलो का मंदिर। अपोलो का मंदिर, अपोलो भी यूनान के महत्वपूर्ण देवता थे और इनका मंदिर बनवाया जाता है थेरथम नामक स्थान पर। तो थेरथम का जो अपोलो मंदिर है वो भी इसी पेरिक्लीज युग के द्वारा बनाए गए थे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मंदिर था ओलंपिया का मंदिर। ओलंपिया का मंदिर, और ये था हेरा का, हेरा नामक स्थान पर। तो हेरा का ओलंपिया जो मंदिर है ये भी इसी पेरिक्लीज युग का मंदिर है और एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरिक्लीज युग में न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ और कुछ महत्वपूर्ण न्यायालयों की भी स्थापना होती है और इन न्यायालयों को कहा जाता है हेलियो। इससे पहले अपने ब्राह्मण न्यायालयों के बारे में पढ़ चुके हैं जिनका नाम था फिडिसिया, और ये है हेलियो जो पेरिक्लीज युग के न्यायालय थे। इसके बाद इसी पेरिक्लीज युग में कुछ प्रमुख मूर्तिकार भी हुए और इन मूर्तिकारों में एक नाम मिलता है माइरन, और माइरन के द्वारा मूर्ति बनाई गई डिस्कस थ्रो की। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइरन नामक जो प्रसिद्ध मूर्तिकार था जिसने डिस्कस थ्रो नाम की मूर्ति बनाई थी, तो ये मूर्ति भी पेरिक्लीज युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा जो आर्कन थे, इन आर्कनों का चुनाव लॉटरी सिस्टम से होता था, लॉटरी पद्धति से, और इन आर्कनों को राज्य की ओर से वेतन दिए जाने की शुरुआत हुई। तो पेरिक्लीज युग का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है
पहला एथेंस का साम्राज्य विस्तार होता है, दूसरा इस समय मंदिर निर्माण होते हैं और 3 यहाँ के प्रमुख मंदिर, जिसमें पहला एंथेना, दूसरा अपोलो, तीसरा ओलंपिया का मंदिर। इसके बाद प्रमुख मूर्तिकार माइरन थ्रो, जिसने डिस्कस थ्रो की मूर्ति बनाई। इसके बाद हेलियो नामक न्यायालयों की स्थापना की जाती है और आर्कनों का जो चुनाव होता था लॉटरी सिस्टम से, इस आर्कनों को अब राज्य की ओर से वेतन भी दिया जाएगा। तो ये 5 बिंदु महत्वपूर्ण है इस पेराक्लीज युग से संबंधित। इसके बाद अगर बात करें तो पेराक्लीज युग में जो विज्ञान का विस्तार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। पेराक्लीज युग में विज्ञान का भी विकास होता है और विज्ञान के विकास की अगर हम पहली महत्वपूर्ण बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था थेलीज, और इस थेलीज को यूनान में माना जाता है विज्ञान का पिता। विज्ञान का पिता इस थेलीज को माना जाता है। इसके अलावा एक अपने बात की थी पाइथागोरस। और इस पाइथागोरस के समय रेखा गणित का विकास होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी इस समय की। इसके अलावा एक नाम है डेमोक्राइटीज। ये सारी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। डेमोक्राइटीज का जो इसकी उपलब्धि है वो है अणु सिद्धांत देने में। अणु सिद्धांत में डेमोक्राइटीज। इसके बाद अगर बात करें तो एक व्यक्ति था हिप्पोक्रेटिस, और हिप्पोक्रेटिस एक प्रमुख चिकित्सक था, यूनान का प्रमुख चिकित्सक। और ये एक महान उपलब्धि है कि इस हिप्पोक्रेटिस के द्वारा जिस शपथ का निर्माण किया गया उसी शपथ को वर्तमान में डॉक्टरों को दिलवाई जाती है। वर्तमान में जितने भी डॉक्टर हैं विश्व के चाहे कितने भी हैं, उन डॉक्टरों को जो शपथ दिलवाई जाएगी उस शपथ का निर्माण हिप्पोक्रेटिस ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम आता है जेनोफोन, जो कि यूनान का था। और इस जेनोफोन ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ 1000। हिस्ट्री ऑफ 1000। तो विज्ञान के क्षेत्र में पेराक्लीज युग एक महत्वपूर्ण था। और पेराक्लीज युग को स्वर्ण काल कहा गया है, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जो विकास होता है वो होता है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे मंदिर निर्माण में हो, चाहे मूर्तियों के निर्माण में हो, या जो एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें भी हो। तो एथेंस ने जब साम्राज्य विस्तार कर लिया तो स्पार्टा के साथ उसका युद्ध होना निश्चित हो गया, और इसके बाद यूनानी राज्यों के द्वारा आपसी कुछ संघर्ष किए जाते हैं। इन संघर्षों का विवरण अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।